हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th गोधूली के चैप्टर नंबर फर्स्ट कहानी का प्लॉट जिनके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आंसर क्वेश्चंस के साथ ठीक है, आंसर क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग इस कहानी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको पूरा के पूरा ये चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से और क्वेश्चन आंसर का जो समझ है वो आपके अंदर विकसित हो जाएगा और आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं लिखने आ रहा है तो हम आपको इस वीडियो में एक लिंक दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जहां से आप आंसर क्वेश्चंस के भी वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और साथ में क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं लेखक के बारे में। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है शिवपूजन सहाय। आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो ये कहानी का प्लॉट है। क्या है? प्लॉट है। तो प्लॉट का मतलब होता है जमीन या भूमि, जमीन या भूमि। तो भूमि पे सभी लोग शिव का पूजा करते हैं, तो आप याद रखेंगे शिव का पूजा करते हैं, यानी कहने का मतलब शिवपूजन सहाय। ये जो शिवपूजन सहाय है, इनका जो जन्म हुआ है वो 1893 ईस्वी में हुआ है और उनका जो गांव है उस गांव का नाम है यहाँ पे उनवासा। याद रखेंगे गांव का नाम क्या? उनवासा। और वो जो उनवासा गांव है वो बक्सर जिला में है। ठीक है, यह बक्सर जिला आप समझ पा रहे हैं, जो भोजपुर एरिया के क्षेत्र आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये भोजपुर एरिया के बक्सर जिला के रहने वाले थे। और अगर गांव की राज्य की बात करें तो बक्सर आप समझ पा रहे होंगे कि अपने बिहार में ही है। इनका बचपन का जो नाम था ना, उनका नाम था भोलानाथ। ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो इनका बचपन का नाम था भोलानाथ। इनका जो मृत्यु हुआ है वो 1963 ईस्वी में हुआ है। अब इनका जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो पड़ाव है या इनके बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने समय में बहुत अच्छे लेखक के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कहानी लिखे हैं और उन कहानी में अपना इन्होंने लोकप्रियता को हासिल किया है। अब इनके बारे में तो हमने आपको बता दिया। इनके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने बुक को पढ़िए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे वही चीज पढ़ाना चाह रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ पाए। तो अब आते हैं हम लोग कृतियां। कृतियां के मतलब होता है कि इन्होंने जो रचना की है वो क्या क्या इन्होंने रचना की, क्या क्या इनके कृतियां हैं। तो कृतियां में पत्रिका में अगर बात करें तो इनकी जो पत्रिका है उनमें जागरण, माधुरी, हिमालय, बालक, ये इनके 4 पत्रिका हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय हुई हैं। ऐसे तो इन्होंने और भी कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है, लेकिन यहाँ पे 4 जो पत्रिका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मतवाला जैसे जो संपादक मंडल था उसमें भी इन्होंने काम किया है और इसी क्रम में 1963 में इनकी जो मृत्यु हो गई थी। आगे चल करके इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम इन्होंने रखा है देहाती दुनिया। और ये जो देहाती दुनिया उपन्यास है ये ग्रामीण परिवेश के ठेठ भाषा में लिखा गया है और ठेठ भाषा को इसमें इन्होंने उभारा है। यानी कहने का मतलब ये जो देहाती दुनिया है ये देहात या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भाषा होते रहने वाले लोगों की जो भाषा होती है उससे रिलेट करती है ये देहाती दुनिया उपन्यास। ठीक है, इन्होंने कहानी भी लिखी है जिनमें मुंडमाल, ठीक है, जिनमें मुंडमाल है वो बहुत ज्यादा चर्चित रही हैं। उसके बाद कहानी का प्लॉट ये भी ज्यादा चर्चित रही हैं। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कहानी लिखी है और ये जो कहानी लिखे हैं उन सभी में ये मार्मिकता इन्होंने ज्यादा बखान किया है, ज्यादा मार्मिक को इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अब इन्होंने और भी चीजें लिखी हैं जिनमें विभूति की बात कर लें तो इनका ही लिखा हुआ है, दो घड़ी इनका ही लिखा हुआ है, अगर वे दिन वे लोग की बात करें तो इन्होंने ही लिखा है, बिंब प्रतिबिंब, ये सभी इनकी रचना है। और ये इनकी जो रचना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इन सबों का रचना इन्होंने किया है और इन रचना को शिवपूजन रचनावली, इन रचना के जो संकलन है
उनका नाम रखा गया है शिवपूजन रचनावली। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रचनावली। ये जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, कहानी का प्लॉट, ठीक है, ये जो आप कहानी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको बता दें कहानी का प्लॉट, ये कहानी नारी के ऊपर है। नारी और नारी और लिख सकते हैं अपने समाज की दूरदर्शिता पे ये आपका कहानी है कि किस तरीके से हमारा जो समाज है वो सोचता है, और नारी का क्या हमारे समाज में सम्मान है, और नारी को किस तरीके से देखा जाता है। तो आपको इस कहानी में यही चीज पढ़ने वाला है, यही चीज आपको पढ़ने को मिलेगा और हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने कहानी के अगले पॉइंट पर, जिसमें आपको यहाँ पे 5 फिगर हमने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें एक का फिगर है भगजोगनी, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। उसके बाद नंबर आता है भगजोगनी भगजोगनी के पिता जिनका नाम है मुंशी जी। तो यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट आता है वो मुंशी जी का आता है, यानी फर्स्ट रोल भगजोगनी का है, सेकंड रोल मुंशी जी का है, थर्ड रोल यहाँ पे आता है दारोगा जी का, जो मुंशी जी के भाई हैं और ये पुलिस के दरोगा हैं। ठीक है, यानी पुलिस में ये काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे दरोगा जी लिखा गया है। फिर इन तीनों के बाद की जो कंडीशन आती है वो फोर्थ नंबर में आता है, ये भगजोगनी के पति जो 41-42 साल के वृद्ध पति के नाम से इस कहानी में लिखा गया है। इनका यहाँ पे कोई नाम की चर्चा नहीं की गई है। तो ये 41-42 साल के पति हैं। उसके बाद ये जो 41-42 साल के पति हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद भगजोगनी का जो सौतेला बेटा है वही बाद में इसका धर्मपति बनता है, और वो अपने पति का धर्म पत्नी बनती है। तो ये कहानी आपको यहीं पर देखने में और सुनने में कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये कहानी ज्यादा कोई हंसी वाला नहीं है, आपको यहाँ पे इमोशनल कर देगा। आप इस कहानी को जैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कहानी होना ही नहीं चाहिए, और ऐसा अगर कहानी है तो ये सच्ची घटना जो दिखाई गई है वो आने वाले समय में कभी किसी के साथ ना हो। ठीक है, तो ये कहानी का मतलब आपको हमने यहाँ पे समझाया। इससे रिलेटेड आपको इस चैप्टर में क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। देखिए, लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये जो कहानी है वो एक सच्ची घटना है। ये जो कहानी है क्या है, वो एक सच्ची घटना है, और सच्ची घटना के साथ साथ ये जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दया वाला कहानी है, और बहुत ही इसके अंदर जो कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको आंसू तक के आ जाने की इसमें नौबत आने वाली है। तो ये सारे चीज के वजह से लेखक ऐसा बोलते हैं। और अगर आप लोग को एक क्वेश्चंस का आंसर नहीं करने आ रहा है, या इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं करने आ रहा है, तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी करा रखा है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ और देखते हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट है। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होने वाला है। ये आपके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अब यहाँ पे शिवपूजन सहाय अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, और वो जो कहानी स्टार्ट करते हैं अपने ही एक गांव की ओर जाते हैं। ठीक है, और अपने ही गांव के नजदीक एक छोटा सा गांव पाते हैं, और उस गांव का नाम था गुवारू। उस गांव का नाम क्या था, गवारू। उस गांव का नाम था गवारू, क्योंकि ये देहात की नाम है, और देहात के नाम ऐसे ही होते हैं। सुनने में तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये वास्तविक नाम गवारू है, जहां पे लेखक अपने लिखनी यानी अपने जो कहानी के प्लॉट है उसको लिखने के लिए वो वहां पे जाते हैं। वहां जैसे ही जाते हैं तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, और उस बूढ़ा व्यक्ति का नाम इस कहानी में मुंशी जी रखा गया है। मुंशी जी उस गांव में रहते हैं। अब वह इस संसार में नहीं है, यानी वो अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब लेखक पहले इसके बारे में बताते हैं कि हम कहानी कहाँ लिखने गए, और वो कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आया, कौन कौन से लोग हमसे मिले, तो वो बताते हैं ये सारी चीज। ठीक है,
यानी कि वहां जाते हैं, एक मुंशी जी मिलते हैं, उनकी मृत्यु अब हो चुकी है, यानी वो संसार में नहीं है, इसलिए अब मतलब उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता है। उनका नाम कुछ अलग था, इसलिए इस कहानी में मुंशी जी रखा गया है। खैर वो सब छोड़िए, उनकी एक पुत्री थी, किनकी? मुंशी जी की। और उनके मुंशी जी की पुत्री का नाम लेखक यहाँ पे रखते हैं भगजोगनी। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भगजोगनी भगजोगनी नाम किसने रखा था? लेखक ने, मुंशी जी ने, दारोगा जी ने, या उसके सौतेले बेटे ने? तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, लेखक ने उस लड़की का नाम भगजोगनी रखा था, जो उस गांव में रहती थी और वो मुंशी जी की जो पुत्री थी। और ऐसा नाम इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि ये कहानी देहात की है, और देहात के रहने वाले जो लोग हैं वो अपना नाम कुछ इस तरीके से, कुछ यूनिक रखते हैं, कुछ अलग रखते हैं। इसलिए लेखक ने इसका नाम, यानी उनके पुत्री का नाम भगजोगनी रखा है। अब आगे बढ़िए, तो उनका एक भाई है मुंशी जी का, जो दरोगा है, ठीक है। और वो भी दरोगा कुछ ऐसे वैसे नहीं है, वो अंग्रेज के जमाने के दरोगा हैं, जो अंग्रेज के जमाने के दरोगा हैं, और बहुत ही ऊंचे पद पर वो कार्यरत हैं, यानी ऊंचे पद पर वो काम करते हैं। वो अपने जमाने में बहुत कुछ पैसा कमाया, बहुत कुछ उन्होंने उड़ाया, और उन्हीं दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी। क्या थी? एक घोड़ी थी। और उस घोड़ी का जो कीमत था वो 7 रुपए की थी। लेकिन वो घोड़ी नहीं, वो बारूद की पुड़िया थी, यानी वो घोड़ी इतना ज्यादा तेज दौड़ती थी कि जो तुर्की घोड़े थे, जो अंग्रेज के घोड़े थे, उसका वो कान काट देती थी, इतना वो तेज भागती थी। दारोगा जी वो घोड़ी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और प्रेम करने के कारण ही वो दारोगा के दारोगा ही रह गए। प्रेम करने के कारण ही वो दारोगा के दारोगा ही रह गए, वो अपने जीवन में तरक्की नहीं किए। लेकिन जो वो घोड़ी थी, वो बहुत तेज चलती थी, बहुत ज्यादा भागती थी। दारोगा जी को उससे मोहब्बत भी था। लेकिन जब दारोगा जी की मृत्यु हो जाती है, तो वही घोड़ी बेच करके मुंशी जी जो हैं उनकी श्राद्ध करते हैं। तो ये जो घोड़ी है ना, घोड़ी है, दरोगा जी के मोहब्बत का बहुत ज्यादा कीमत अदा करती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो दिखा देती है कि जो चीज आप रखते हैं उसका एक समय न एक समय वो यूज होता ही है, और वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यही चीज घोड़ी बेच करके दरोगा जी का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाता है। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जितना हमने आपको समझाया। क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा? तो हमने आपको समझाया कि ऐसा इसलिए रखा क्योंकि ये जो कहानी है वो गांव देहात की है, और गांव देहात के होने की वजह से वहां के लोग कुछ यूनिक नाम रखते हैं, और उन्हीं यूनिक नाम में लेखक ने भगजोगनी नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो हमने आपको बताया कि मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वो दारोगा थे। तो आप यहाँ पे उनको इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला है कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी? तो अभी हमने आपको बताया कि दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह थी उनकी घोड़ी। क्यों? क्योंकि वो घोड़ी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, और अंग्रेज के जो घोड़े थे उसका वो कान काट देती थी। और अंग्रेज जो लोग थे वो इन्हीं घोड़ी पर आग गड़ाए हुए थे। ये घोड़ी इनसे लेने के लिए चाहते थे, लेकिन दारोगा जी सबको नींबुआ नून सटा देते थे, वो किसी को देते नहीं थे। और इन्हीं के वजह से जो उनकी नौकरी है या उनकी जो तरक्की है वो रुकी की रुकी रह गई। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन कैसे हो गए? उरीन का मतलब यहाँ पे होता है कि उनसे उधार कैसे हुए। उधार कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो गई मुंशी जी के बड़े भाई की, तो उनसे वो कैसे उनकी श्राद्ध की, कैसे उनके जो अंतिम संस्कार की कार्यक्रम था वो उन्होंने किया।
तो हमने आपको बताया कि वो घोड़ी बेच करके उन्होंने श्राद्ध किया था। जो घोड़ी 7 रुपए की थी वो अच्छा खासा रकम अदा किए मुंशी जी घोड़ी को बेच करके, और उसके बाद उनके अपने बड़े भाई का श्राद्ध किए थे। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुंशी जी के बुरे दिन आते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े भाई थे दारोगा जी वो मर चुके थे। और बुरे दिन क्यों आए इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। तो दारोगा जी के समय में जो मुंशी जी थे वो बहुत ऐसो आराम किए थे। वो डेली के डेली, मतलब प्रतिदिन, वो चिलम उनकी ठंडी नहीं होती थी। वो चिलम को अपने चुल्लू से चुल्लू भर इत्र को लेकर अपने कपड़े पर मलते थे। वो कभी भी ऐसे वैसे खाना नहीं खाते थे। उनका खान पान और रहन सहन जो था, ठीक है, उनका जो खान पान और रहन सहन था वो बहुत ही वीआईपी किस्म का था। और उनके भ्राताश्री के मर जाने के बाद, यानी दारोगा जी के मर जाने के बाद, ये सारे चीज उनको अब नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो कोई नौकरी थी नहीं मुंशी जी के पास। तो अब उनके पास पैसा आता कहां से? लोगों ने उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया। गांव के लोगों के नजर में अब मुंशी जी गिर गए, क्योंकि उनका जो समय आ गया था ना, बहुत बुरा आ गया था। उनको अब रूखा सूखा खाने को मिल रहा था, जो एक जमाने में वो उनका जो मुंह था ना, जीभ था ना, वो बटेरों का शोरबा से उड़कती थी। बटेरों का शोरबा का मतलब क्या है यहाँ पे? बटेरों के शोरबा का मतलब है बहुत ज्यादा सब्जी खाया करते थे, उनसे रस पिया करते थे। लेकिन आज ऐसा टाइम इनको आ गया कि इनको चना चबाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। यानी अब इनके जो स्थिति थे बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। लोग, गांव के लोग इन्हें गिरे नजर से देखते थे, ताना मारते थे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पूछा गया है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापन दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक ऐसा इसलिए कहा है कि दारोगा जी जिस टाइम दारोगाई करते थे उस टाइम वो बहुत ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन वो सारा के सारा पैसा उड़ा दिए। यानी उस समय का जो कमाई था वो उसी समय खत्म हो गया। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके श्राद्ध के लिए, उनके काम क्रियाक्रम के लिए भी पैसा नहीं बचता है। सिर्फ घोड़ी के वजह से उनका जो श्राद्ध है वो पूर्ण हो पाता है। तो ये सारे चीज आप जोड़ करके लिख सकते हैं। फिर भी आपको लिखने नहीं आता है तो आपको वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पे। अब आगे का पॉइंट आता है मुंशी जी और भगजोगनी की कहानी। यानी अभी आपको जो ट्विस्ट मेन कहानी में है वो अब स्टार्ट होने वाला ही है। मुंशी जी बूढ़ा हो गए थे, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गए थे, और बुढ़ापे में एक बेटी जन्म ले ली। और उस बेटी का नाम उन्होंने कहानी में भगजोगनी रखा, लेकिन वो नहीं रखे, लेखक रखे। तो बुढ़ापे में एक बेटी जन्म ले ली। अब जैसे ही बेटी जन्म ले ली तो अब तो इनको और दोहरी मार इनके ऊपर गिर गई। एक तो बुढ़ापा, दूसरी में गरीबी, और तीसरी में बेटी की शादी। तो ये सारे चीज को देख करके मुंशी जी के होशो हवास उड़ गए थे। जब बेचारे की पांचों उंगलियां घी में थी, यानी जब उनका जो समय था वो हंसी खुशी वाला था, खूब अच्छा दिन गुजर रहा था, उस टाइम उनको खाली 4-5 लड़के हुए थे, और वो चारों के पांचों, जो चारों पांचों थे वो मर चुके थे। यानी उनकी कोई चिराग नहीं बचा था। लेकिन जब इनकी टांग दरिद्रता की ओर चली गई तब इनका एक बेटी पैदा ले ली। और वो पैदा ली कब? जब इनकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। अब मुंशी जी की बदकिस्मती, घोड़ा जो दारोगा जी की जो घोड़ी थी उससे ज्यादा थी, क्योंकि घोड़ी तो बिक भी जा सकती थी, लेकिन ये बेटी को बेच भी नहीं सकते थे।
बेटी जब इनकी हुई तो इनकी पत्नी मर चुकी थी, यानी भगजोगनी की जो माँ थी वो मर चुकी थी, और इसके वजह से इसे टूअर लोग कहने लगे। भगजोगनी इतनी अत्यधिक सुंदर थी कि कहा नहीं जा सकता है कि उस जमाने के लड़कियों में यह एक ऐसी लड़की थी जो बिना किसी श्रृंगार के, बिना किसी अच्छे कपड़े के, बिना अच्छा खाना के ये इतना अधिक सुंदर दिखती थी कि देखने के बाद लेखक कहते हैं कि एक ओर उसकी गरीबी थी और दूसरी ओर उसकी सुघराई देख करके उनके आंखों में आंसू आ जाता है। और ये चीज कब लेखक देखते हैं? जब उसका उम्र 11-12 साल की उम्र हो रही है तो ये चीज आप यहां पे समझे कि मुंशी जी और भगजोगनी की कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है, क्या इसमें ट्विस्ट है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है कि मेरी लेखनी में इतनी जोर नहीं है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो देखिए, लेखक ऐसा इसलिए कहता है कि ये जो कहानी है, ये जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक है। इसमें ऐसे लोगों की चर्चा की गई है, इसमें ऐसे लोगों की चर्चा की गई है जिनका एक समय खुशहाली में बीता और वही समय आने वाले टाइम में इतना बद से बदतर गुजरा कि इनके पास फांसी लगाने के लिए भी रस्सी कम पड़ रहे थे, यानी खुद की जान देने के लिए भी कम पड़ रहे थे। लेखक ऐसा इसीलिए कहता है। और अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने आ रहा है तो हम यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से उस क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी में आप देखेंगे भगजोगनी की चर्चा। अब यहाँ पे भगजोगनी की चर्चा हो रही है, कैसे? तो लेखक क्या करते हैं, उस गांव में जाते हैं और जाने के बाद वो मुंशी जी से मिलते हैं। और जब वो मिलते हैं मुंशी जी से, उस समय ये भगजोगनी का जो उम्र था वो 11 से 12 साल था। कितना? 11 से 12 साल का था। अब मुंशी जी से मिलते हैं तो एक और तो सबसे पहले इस लड़की की खूबसूरती देखते हैं, यानी उसकी सुघराई देखते हैं, और दूसरी ओर देखते हैं बहुत ज्यादा, यानी गरीबी से बुरा हाल है, दर्दनाक गरीबी है। और देखने के बाद लेखक का जो कलेजा है ना वो कांप उठता है, यानी वो सोचते हैं कि कैसा समय आ चुका है। यदि कोई कहानी भावुक कहानीकार अगर होता या लेखककार होता तो वो इस चीज को लिखने में रो बैठता, या वो उसे देखकर शायद ना लिखता, या उसकी करुणा की धारा फूट निकलता। लेकिन लेखक कहते हैं कि इतनी मेरी लेखनी में जोड़ नहीं थी कि उसकी गरीबी, यानी जिस तरीके की गरीबी थी उसको मेरे हृदय से उतारकर किसी पेज पर लिख सके। और ये सच्ची घटना होने के कारण बहुत ज्यादा प्रभावशाली लेखक हो गए थे, और जिसके कारण वो भड़कीली भाषा में लिखना नहीं चाह रहे थे, और ऐसा उन्होंने किया भी नहीं। अब यहाँ पे भगजोगनी की बात करते हैं। कहते हैं कि जो भगजोगनी थी उसका उम्र था 11-12 साल। उसका एक पतला सा चिथड़ा उसके कमर पर लपेटे हुए थी, जो उसकी लज्जा ढकने के लिए बहुत ज्यादा समर्थ था। यानी इस भगजोगनी का जो स्थिति था वो इतना ज्यादा गरीब थी उनके पिता कि उनको कपड़ा तक जुटाने के पैसा भी नहीं थे, या वो कपड़ा तक उसे नहीं दे पाते थे। इसलिए बेचारी फटा हुआ एक चिथड़ा लपेटे हुई थी, जो कमर पर लपेटे हुई थी, ताकि उसका जो इज्जत है, वो लज्जा है, वो बच सके। उसके सिर पर बाल थे, लेकिन उसमें बहुत सारे जो जूल होते हैं, ढील होते हैं ना, वो अपना घर बना चुके थे। उसके पास तेल तक नहीं था अपने बाल में लगाने के लिए, उसके पास कंघा तक नहीं था, उसके पास श्रृंगार करने की कोई चीजें तक नहीं थी। इतना कि नहीं, वो अपने आप को भूख के कारण भी
अपने आप को सौंदर्यता या सुंदर की जो स्थिति थी वो नहीं दिखा पाती थी। यहाँ पे लिखा है लेखक ने कि भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, वह दाने दाने को तरसती थी, एक बिता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, सिर पर लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो गया था। महीना में अगर एक दिन भी पेट भर के अनाज मिल जाए तो बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। हड्डियों के खंडर खडहर दिख रहे थे, यानी जो हड्डी था उसके शरीर में वो सब दिख रहा था। उसमें कैसे सौंदर्य देवता टिकते? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर में कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। तो भगजोगनी का सौंदर्य इसलिए नहीं खिल सका क्योंकि वह उसे अच्छा खाना नहीं मिलता था, उसे कपड़ा नहीं मिलता था, उसे अपने सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू तेल तक नहीं नसीब था, महीनों तक उसे पेट भर के खाना नहीं मिलता था। तो इस स्थिति में उसका सौंदर्य कैसे टिकता? तो आप ऐसे इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुंशी जी विलाप करते हैं। मुंशी जी लेखक से कहते हैं, क्या कहूं बाबू, पिछले दिन जब याद आते हैं ना तो चक्कर आ जाता है, गस्त आ जाता है। कैसे इस गरीबी में ये तीखी मार लड़की आ गई है। तीखी मार कहने का मतलब इस गरीबी में मैं तो जूझ ही रहा हूं, साथ साथ ये लड़की को भी जूझना पड़ रहा है। इसके बाल देखिए कैसे खुसक गए हैं, गोरखा धंधारी हो रहे हैं। गोरखा धंधारी के मतलब दो मुहे बाल हो रहे हैं। इसके बाल जो हैं वो मतलब खराब हो रहे हैं। अगर इसकी माँ होती तो कम से कम इसका जुआ का जो अड्डा है ना, जो ढील है ना, उसको तो खत्म कर देती। हमारी तो आंख नहीं है। अगर मेरी आंख भी रहती, अगर आंख में रोशनी होती तो हम कुछ इसके जुओं को समाप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे एक बूंद तेल तक भी ममसर नहीं हो रहा है। ममसर के मतलब जुट नहीं रहा है। अगर घर में तेल होता तो दूसरों के यहाँ चल जाती और कंघी चोटी करा लेती, लेकिन घर में एक चुल्लू तेल तक नहीं है। ये विलाप करते हैं मुंशी जी लेखक से और अपना दुखड़ा सुनाते। आप समझ पा रहे होंगे कैसा एक कहानी। अब आगे बढ़ते, जिसमें मुंशी जी कहते हैं, क्या करे बाबू साहेब, इसे खाने के लिए तो मेरे पास, इसे खाने देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। ये क्या करती है कि गांव में जो लड़के होते हैं ना, उनका ये बाट जोहा करती है, यानी उनका राह जो देखती है। और बाट इसलिए जोती है कि वो लोग कुछ झोलियों में चबेना लेकर खाते आएंगे, तो उनसे उनके पीछे लगे लगे रहेंगे, तो वो हमें एक दो मुट्ठी दे देगा और उसी के वजह से कुछ पेट का जो जलन है वो मिट पाएगा। खाने पीने के समय में ये जो लड़की है ना, सबके अगल बगल के घर में चली जाती है। लोग इसे ढिठ लग जाने के भय से इसे दूर दुराने लगते हैं, भगा देते हैं, कहते कि भागो, नजर लगा दोगे। कहां तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए भी इसके पास आंचल तक नहीं है। और वो फटा आंचल की बातें करते हैं, यानी फटा इसके पास कपड़ा भी नहीं है कि किसी से भीख भी मांग सके। इसकी छोटी उंगलियां में जो कुछ अटता है वही इसे नसीब होता है और उसी से अपने पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फका चना चबेना मेरे लिए भी ले आती है, और उस समय जो मेरा हृदय है ना वो दो टूक हो जाता है, यानी मेरा हृदय टूट जाता है, वो फटकर अलग अलग हो जाता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है जब ये घूम फिर कर शाम को मेरे पास आती है और बहुत धीमी आवाज में कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त ईमानन कहता हूं भाई साहब, जी करता है कि फांसी लगाकर मर जाऊं, किसी कुएं में या तालाब में जाकर डूब मरूं। ऐसा मुंशी जी को लगता है कब, जब भगजोगनी आकर कहती है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है
कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते हैं। तो हमने आपको बताया कि वो इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी साधन सुविधा नहीं है अपनी बेटी के भूख मिटाने के लिए, कपड़ा देने के लिए, उसके सुंदरता को बरकरार रखने के लिए। तो ये सारे चीजों को देखते हुए मुंशी जी चाहते हैं कि मन करता है कि फांसी लगाकर मर जाऊं, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है, ऐसा वो कर नहीं पाते हैं, वो मर भी नहीं पाते। अब मुंशी जी को होने लगी है भगजोगनी की चिंता। वो कहते हैं कि अगर माँ होती तो शायद ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता, आसपास के घर घर के लोगों के यहाँ चौका बर्तन भी करके इसका भूख मिटा देती। अगर भाई दरोगा जी होते तो आज मेरी बेटी का ये हाल नहीं होता। वो आज एक रानी की तरह रहता है। किसके तरह? रानी की तरह रहते। लेकिन आज सभी चले गए और उसी में ये बेटी जन्म ली है। अब हम करें तो क्या करें? भाई जी अपने जमाने में पूरे गांव से दुश्मनी किए, उनके पेशाब से चिराग जलता था एक समय में। और एक दिन ऐसा है कि मेरे हड्डियां मुफस्सिल के आंच से मोमबत्तियां की तरह घुल घुल कर जल रही है। अब यहाँ पे भगजोगनी बड़ी भी हो गई है और भगजोगनी की शादी करने की चिंता मुंशी जी को सता रही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। मुंशी जी वो अपने बेटी को शादी करना चाहते हैं और इसके लिए वो लड़का खोजने के लिए अगल बगल के जो गांव हैं, आसपास के जो जवार हैं, वहां पे वो कई चक्कर लगा चुके हैं। वो 50 फेरा लगा चुके हैं और सभी से दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती किए, पैर पड़े, यहां तक कि बेहया होकर ये भी कह दिए कि भैया बड़े बड़े वकील और डिप्टी और जमींदारों की चुनी चुनाई जो लड़की है उन सबों के बीच में मेरी लड़की को खड़ा कर दीजिए और उसके बाद उसकी सुंदरता की जांच कीजिए। अगर आपको मेरी बेटी सुंदर नहीं दिखती है तो आप उससे शादी मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी बेटी में कोई ऐब निकल जाता है तो आप मेरी बेटी से शादी मत कीजिएगा। इतना तक मुंशी जी कर चुके थे। दांत दिखाना के मतलब यहाँ पे है कि अपनी जो स्थिति है उन सभी को बता देना। हाथ जोड़कर विनती के मतलब होता है कि विनम्र भाव से कहना। पैर पड़ना के मतलब घिघियाना, गिड़गिड़ाना होता है। और ये सब मुंशी जी कर चुके थे। लेकिन इतना करने के बाद भी कोई भी भाई, कोई भी व्यक्ति मेरे दिल की बात को नहीं समझ सका और मेरी बेटी से शादी करने के लिए हमेशा मना कर देता था। कई लोग तो ऐसे कहते थे, कोई लोग ऐसे कहकर भी टाल देते थे कि माँ, लड़के की जो माँ है वो ऐसे घर में शादी करने से इनकार करती है जिसके यहाँ सास ना हो, जिनके यहाँ साला ना हो और जिनके यहाँ बारात की खातिरदारी करने की हैसियत ना हो। यानी यहाँ पे जो मुंशी जी हैं उनको सभी के घर की दरवाजे की बात सुनने को मिलता है और सुनने के बाद उनके जो हृदय में चोट लगता है वो इतना ज्यादा लगता है कि वो ब्याह करते करते लेखक से रो पड़ते। कोई ऐसा भी उनको कहता था कि गरीब घर की जो लड़की होती है वो बहुत चटोर होती है। चटोर के मतलब यहाँ पे है कि उसको खाने पीने का चीज नहीं मिला है तो मेरे यहाँ आकर के वो खवक्कड़ बन जाएगी, खाने पीने की जो चीज है वो बहुत ज्यादा खाएगी। ये चीजें उनको सुनने को मिलता था। हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर जो लोग थे वो तिलक दहेज मांगा करते थे, लेकिन इनके पास तो कुछ था ही नहीं तो ये देते कहां से। और जितने लोग इनको मिलते थे उतनी तरह के बात इनको सुनने को मिलता था। अब इससे आगे बढ़ते, आगे ये कहते हैं कि क्या कीजिएगा भाई साहब, ये सब सुनने के बाद हमें तो जीना बेकार लगता है, लेकिन मैं इसलिए जी रहा हूं कि एक भाई से, एक साहब से बहुत कुछ कहने सुनने के बाद वो शादी के लिए वादा किए हैं और वो शादी जो करने के लिए वादा किए हैं उसमें भी हम देखते हैं कि गांव के जो खोटे लोग हैं उन्हें भड़काते हैं या मेरी झंझरी जो नैया है उसको पार लगाने देते हैं। एक कहते हैं मुंशी जी लेखक से, और लेखक कौन है? शिवपूजन साहब।
वो कहते हैं कि लड़के की उम्र बहुत कड़ी है और लड़के का जो उम्र है वो 41-42 साल की है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे 41-42 साल के लड़के की उम्र क्या हो रही होगी। तो ये लड़का है या वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, ये कोई लड़का नहीं है। लेकिन फिर भी मुंशी जी इसे लड़का कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक भाई साहब हैं जो उनकी बेटी से शादी करने की बात मानते हैं और कहते हैं कि अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं बचा है भाई साहब। और इतना कहने के बाद वो रो पड़ते हैं और अपने छाती पर पत्थर रख के कहते हैं कि अब इस को राज कोकिला को किसी तरीके से शादी करना पड़ेगा साहब। और वे ऐसा करते भी हैं। आगे पढ़िए तो देखिए यहाँ पे कहता है, मुंशी जी अपने दास्ताना सुना रहे हैं और सुनने के बाद लेखक भी उनके अंदर एक जो निर्ममता है वो जाग जाती है। वो भी अपने कई दोस्तों से बात करते हैं कि भैया एक लड़की है, बहुत सुंदर है, बहुत रूपवती है, उससे तुम शादी कर लो। लेकिन कोई ने उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि वो भी लोग इन्हें शादी करने से मना कर दिए जो रड़ुए थे, यानी जिनकी पत्नी मर चुकी थी, उन्हें भी ये कहा कि भैया शादी कर लो, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं किया। आखिरकार वही हुआ। वही 41-42 साल के जो वृद्ध व्यक्ति थे वो डोला काढ़कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वही शादी भी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी का जो चिंता था वो दलदल से उबर गया। लेकिन बेचारे मुंशी जी, पत्थर का बोझ तो उतर गया लेकिन उन्हें कोई पानी देने वाला भी न रह गया। इतना होते होते, साल पूरा होते होते ही वो अचानक टन बोल गए। टन बोल गए कि मतलब वो मर गए। गांव वालों ने क्या किया, उनकी जो लाश थी उसको घड़ा बांध करके नदी में डुबा दिया, उनकी लाश को। भगजोगनी अभी भी जीती है, यानी अभी भी जिंदा है। उस समय की बात कर रहे हैं भैया, अब नहीं जिंदा है। अब तो हम जानते भी नहीं है उसे, आपको कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं हम। आज वह पूर्ण युवती है, यानी जब उनके पिता मर गए थे तो वो भी अभी जवान ही थी, पूर्णतः युवती है। उसका शरीर भरा फूला और फला फूला है। उसका वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। ध्यान रखना यहाँ पे ये कितना अच्छा पॉइंट बोल रहा है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। यानी कहने का यहाँ पे मतलब है कि अब उसका जो पति है भगजोगनी का, वो वृद्ध व्यक्ति 41-42 साल का, वो मर चुका है और उसी का जो स्वर्गीय पुत्र है, उसी का स्वर्गीय हो चुका है, उसी का जो बेटा है, वही अब इस संसार में उसका सौतेला बेटा, दूसरा पति बना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे समाज में इस चीज को किस तरीके से संदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन लगातार है जिसमें कहता है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करता है और क्यों करता है? तो आप इस चीज का आंसर यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि ये समाज की उस ओर की बुराई की उस ओर संकेत करता है जहां किसी के अंदर निर्दन जो दया है, निर्दयता इसको बोल सकते हैं, निर्दयता नहीं है। मतलब सभी लोग निर्दय हैं, सभी के अंदर दया नहीं है। दूसरी बात, सभी लोग दहेज के मारे हैं। तीसरी बात यहाँ पे यह है कि हमारे समाज में ये आगे चल करके उस ओर संकेत करती है जो हमेशा होना नहीं चाहिए। इस कहानी का सारांश लिखना है, आशय स्पष्ट करना है, तो आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को नहीं करने आता है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को ले सकते हैं, जहां से आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।